Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My viewers, how are you? I'm Mr. सैदुल्ला खान, आपके अपने चैनल पर एक मरतबा फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बेटे आज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट ईयर इंग्लिश और कराची बोर्ड। बेटे ये अभी जो न्यू सिलेबस आया है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ये फॉर्म इसमें शामिल है, इसलिए मैं इस फॉर्म को यहाँ पर आज इंशाल्लाह इसको कोशिश करूँगा समझाने की कि एबट ऑफ कैंटरबरी क्या है, कौन सी फॉर्म है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए, ये फॉर्म अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, अभी जो हमारा न्यू सिलेबस आया बोर्ड का, नई बुक आई है, उसके मुताबिक ये फॉर्म उसमें शामिल है। ठीक है, आइए बगैर किसी इसके क्या कहते हैं डिले के इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और बेल आइकन्स वगैरह दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा जितना आप शेयर कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स अगर आपको, मेरी अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मेरा अंदाज़ बहुत धीमा आहिस्ता है, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आज आपको मिलेंगी। द एबट ऑफ कैंटरबरी। अच्छा ये फॉर्म मुझे यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाने के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट हुई थी कि सर आप जो है क्या कहते हैं यूट्यूब पर अपने ये फॉर्म ज़रूर डालें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ लेक्चर्स भी तैयार किए हैं इस पर। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इसका बैकग्राउंड है, जब तक यानी थ्रू मुझे इस तरह जहन में है बातें मैं आपको बताऊंगा। कहीं पॉइंट अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं लेक्चर का सहारा लूंगा, इसको माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है द एबट ऑफ कैंटरबरी। एनोनिमस। एनोनिमस कहा जाता है अक्सर अननोन, यानी जिसके बारे में पता ना हो। इसके बारे में मैं अभी हिस्ट्री आपको देता हूँ कि एनोनिमस क्या होता है और क्या नहीं होता। अक्सर ये कहा जाता है कि पोइट एनोनिमस है। बस एक बात बता दूं, पोइट एनोनिमस नहीं हो सकता, पोम एनोनिमस हो सकती है। कैसे देखिएगा इंशाल्लाह मेरे आगे लेक्चर में बताने की कोशिश करूँ। देखिए ये जो पोम अभी हम पढ़ रहे हैं एबट ऑफ कैंटरबरी, एक्चुअली ये है बैलेट, ये है BALLAD बैलेट। इसको बलार्ड नहीं पढ़ते भाई, बैलेट पढ़ते हैं। देखिए बैलेट, बैलेट क्या होता है शायद आपने पहले पढ़ा हो। बैलेट कहते हैं a short SHORT, short, a short lyrical narrative, and capital चलो मैं स्मॉल लिख देता हूँ, NARRATIV, narrative form। ये होती है बैलेट, a short lyrical narrative form, narrative form। अच्छा, short lyrical narrative form जो होती है वो कहलाती है बैलेट। इसी की एक चीज बता दूं, अगर ये लॉन्ग लिरिकल नैरेटिव फॉर्म हो तो फिर एपिक कहलाती है। यहाँ लिख देता हूँ LONG, लॉन्ग लिरिकल नैरेटिव फॉर्म, POEM फॉर्म, ये क्या कहलाती है? इसे कहते हैं एपिक, EPIC, एपिक। एपिक ये कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग है, नैरेटिव लिरिकल नैरेटिव फॉर्म है तो वो क्या है? वो है आपकी एपिक। शॉर्ट है, लिरिकल नैरेटिव फॉर्म है तो वो क्या है? बैलेट। अच्छा, नैरेटिव फॉर्म में देखिएगा क्या होता है। नैरेटिव से मुराद यहाँ पर जो है ना दो चीजें। ठीक है, आप चाहें तो इसको जो है मेरे साथ साथ अपने वो डायग्राम भी बनाते जाएं। अब इसमें ये जो दो हैं वो क्या चीज है, मैं नाम कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा, एक होती है स्टोरी, STORY, या तो स्टोरी होती है। ठीक है, दूसरा इसमें जो ऐड होता है वो होता है मिथ। जानते हैं मिथ? MYTH, मिथ। मिथोलॉजी, माइथोलॉजी पढ़ते हैं उसको। ठीक है, शॉर्ट में मिथ पढ़ा जाता है। तो स्टोरी होती है और माइथोलॉजी होती है। माइथोलॉजी में क्या होता है? सुपर नेचुरल बीइंग्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, सुपर नेचुरल बीइंग्स होती हैं, तो वो नैरेटिव होते हैं। ठीक है ना। अब बैलेट में भी जो हमारे पास है, तो बैलेट में भी दो बड़ी काइंड्स है बैलेट की।
एक जो है बैलेट में हमारे पास है नॉर्दर्न बैलेट, जिसको हम NOTHERN, नॉर्दर्न, ठीक है ना, नॉर्दर्न बैलेट, BALLAD, ये होता है एक नॉर्दर्न बैलेट। और दूसरा जो होता है ना वो सदर्न बैलेट होता है, SOUTHERN, इसको सदर्न बैलेट पढ़ते हैं, साउदर्न नहीं पढ़ते, ठीक है, सदर्न बैलेट, BALLAD, सदर्न बैलेट। एक नॉर्दर्न बैलेट, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं फिर दोबारा। एक होता है नॉर्दर्न, जिसको हम नॉर्दर्न बैलेट होता है। अच्छा, नॉर्दर्न बैलेट क्या होता है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, यानी NORTH, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, ENGLAND, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, इसमें होता क्या है नॉर्दर्न बैलेट में, नॉर्दर्न बैलेट जो होता है, ये दो बड़ी काइंड्स होती है बैलेट, एक नॉर्दर्न बैलेट है, एक सदर्न बैलेट। आप चाहें तो इसको नंबर लगा लीजिए, नंबर 1 और ये नंबर 2। नॉर्दर्न बैलेट जो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, NORTH, अच्छा मैंने R भूल गया यहाँ पे, देख लीजिए, हो सकता है बाद होगा, NORTH, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की बैलेट्स होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ना मिथ्स होती हैं, जानते हो, मिथ्स या फोक स्टोरीज, हम ये कह सकते हैं फोक स्टोरीज, FOLKS, फोक, STORIS, फोक स्टोरीज होती हैं इसमें। नॉर्दर्न बैलेट जब लिखा जाता है तो उसमें फोक स्टोरीज होती हैं, ठीक है ना, फोक लोकगीत जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, उसे हम नॉर्दर्न बैलेट कहते हैं, ठीक है। सदर्न बैलेट में क्या होता है, ठीक है ना, सदर्न बैलेट साउथ ऑफ इंग्लैंड होती है, इसमें SOUTH, साउथ ऑफ इंग्लैंड, ENGLAN, साउथ ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ की जानिब से। अब इसको सदर्न बैलेट बोलते हैं, साउदर्न बैलेट नहीं बोलते, ठीक। इसमें क्या होता है, स्पेशली ये जो लिखी जाती है, ये जो सदर्न बैलेट लिखी जाती है, ये साउथ ऑफ इंग्लैंड की क्यों लिखी जाती है, इसके लिए स्पेशली इट इज रिटन स्पेशली इन द प्रेज, PRAIS, इन द प्रेज ऑफ नोबलमैन, NOBLE, नोबलमैन। ये नोबलमैन से मुराद क्या होती है, नोबलमैन से मुराद है किंग है, अर्ल है, ड्यूक है, पार्सन्स हैं, इनके बारे में लिखी जाती हैं, इनकी प्रेज में भी लिखी जाती हैं, ठीक है ना, तो वो कहलाती हैं आपकी सदर्न बैलेट। तो अभी जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम एबिट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है, एबिट ऑफ कैंटरबरी, तो ये है हमारी सदर्न बैलेट, ठीक है ना, सदर्न, इन द प्रेज ऑफ नोबलमैन, नोबलमैन के प्रेज में। अच्छा, इसमें जो होती है ना नॉर्दर्न बैलेट में हमारे पास माइथोलॉजी भी होती है, स्टोरीज भी होती है, स्टोरीज में भी है, लेकिन फोक स्टोरीज होती है, माइथोलॉजीज का मतलब होता है सुपरनेचुरल बीइंग। जैसे अगर हम देखते हैं कि लूसी ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोम है लूसी ग्रे, तो लूसी ग्रे जो है वो हमारी जो है वो नॉर्दर्न बैलेट है। क्यों, उसमें एक मिथ इस्तेमाल की गई है, ठीक है, सुपरनेचुरल बीइंग इस्तेमाल की, कहते हैं कि उसकी आवाज़ आज भी सुनाई देती है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेचर, नेचर का एक पार्ट बन चुकी है। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अल्लाह करे कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर है। मैं एक मरतबा और चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने पूरी वीडियो बना ली है और बाद में मुझे पता चला है, तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप तक आवाज़ आ रही होगी जी, ये हाँ ठीक है, चल रही है, सही चल रही, ओके नाउ। तो इन द प्रेज ऑफ नोबलमैन, अच्छा एक्चुअली बैलेट है क्या, ये जो बैलेट है ना हमारे पास, जिसको अभी हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए बेटा, ठीक है। बैलेट एक्चुअली 19th सेंचुरी से पहले, सुन लीजिएगा, अगर कहीं चाहें तो नोट कर लीजिए, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं कि मैं एक एक चीज़ यहाँ पे लिखता जाऊँ, थोड़ा सा ओरल बता रहा हूँ। 19th सेंचुरी से पहले, 19वीं सदी से पहले, ये वो सनफ थी शायरी की, यॉन्ट्री था पोइट्री का, कि जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, समझ गए, कोई अहमियत नहीं दी जाती थी इसको। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो पोएट है,
जिसने लिरिकल बैलेट्स लिखे और लिरिकल बैलेट्स की इंपॉर्टेंस को उजागर करवाया। तो ये इसका सेहरा विलियम वर्ड्सवर्थ के सर जाता है कि उसने बैलेट लिखे। जैसे लूसी गुरे एक बेहतरीन बैलेट है, प्रोल्यूड टू द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है ना, और वो भी प्रोल्यूड नहीं कैंटरबरी टेल्स, ठीक है ना, लिरिकल बैलेट्स के नाम से इसके बहुत बड़ा क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का कारनामा है, शाहकार है, वो पढ़िएगा, देखें। तो नॉर्दर्न बैलेट और सदर्न बैलेट ये दो बैलेट होते हैं। तो एबट ऑफ कैंटरबरी जो है ये प्रेज ऑफ नोबेलमैन लिखी गई है, इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा सदर्न बैलेट है। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है आपको? यस। अब देखिए इसमें जो पोइट्स को मैंने कहा था कि एनोनिमस कैसे होते हैं, जरा देखिएगा, नहीं होते। देखिए पहले दौर में ये होता था कि आपने देखा होगा कि जितने भी यानी पुराने वक्तों के कसीदे होते थे, एपिक्स होते थे, एलिजी होती थी या प्रेज होती थी किसी किंग्स क्वीन के बारे में, तो उसमें ये होता था कि शायरी होती थी और लोग शायरी किया करते थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि शायर का नाम क्या है। ठीक है, जैसे सपोज हमारे यहाँ शादी ब्याह में ये होता है कि गीत गाए जाते हैं, अभी भी पुराने पुराने लोग गीत गाए जाते हैं, तो हम शायर के बारे में कोई नहीं पूछता कि जनाब इस गीत का शायर कौन है, इसको किसने लिखा है, बल्कि गीत याद रह गया, शायर को भूल गए। तो बेटा ये जो है जो पोम हमें लिखे हैं, तो इसमें भी शायर तो है, लेकिन शायर ने अपना नाम छुपाना चाहा है। क्यों शायर ने अपना नाम छुपाना चाहा इसमें? भाई इसलिए छुपाना चाहा है कि वो जो शायरी लिखने जा रहा है ना, एबट ऑफ कैंटरबरी जो पोम लिखने जा रहा है, ये एनोनिमस, इसने अपना नाम क्यों छुपाया है, क्यों उसने नहीं बताया? जाहिर सी बात है किंग के खिलाफ लिखने जा रहा है, किंग के खिलाफ वो लिख रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है हर बंदा डरता है कि वो उसका नाम ना आ जाए, लेकिन वो एक बात लिखने जा रहा है, इस वजह से इसने अपना नाम यहाँ तक छुपाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक काफी बेहतर समझ आया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहें तो मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं इसके बैकग्राउंड पे आऊंगा, एबट ऑफ कैंटरबरी का जो बैकग्राउंड। इससे जाने से पहले एक चीज और बता दूं, ये कैंटरबरी क्या है, अभी एबट भी बताऊंगा, ठीक है, बैकग्राउंड में जब आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन कैंटरबरी क्या है देखिए ना। कैंटरबरी इट्स द नेम ऑफ चर्च, ये एक चर्च का नाम है, लेकिन ये क्या है इसको भी अभी डिफाइन करते हैं कि ये कैसा चर्च है, क्या है, कब कैसे हुआ, अभी मैं सारी हिस्ट्री बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कैंटरबरी का अब जो नाम है शॉर्ट इंग्लैंड में ये हो गया KENT, कैंट, ये कैंट हो गया। कैंट अब इस शहर का नाम है पूरा, ठीक है, कैंटरबरी चर्च का नाम है, अब ये पूरे शहर का नाम है KENT, कैंट के नाम से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात? चलिए मैं पेन पे चेंज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ाते। ठीक है, अच्छा ये जो पोएम में इसका जो बैकग्राउंड है वो जरा अजीब और गरीब है बैकग्राउंड, जरा सुनिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ। ठीक है, यस, लिख लिया है आप सबने? थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है। देख बैकग्राउंड बहुत गौर से सुनने वाली बात है। बैकग्राउंड इसका यूं है कि 597 AD, जानते हैं 597 AD क्या चीज है? AD शायद आप सब जानते हो, 571 AD, ये 571 AD यानी एनो डोमिनाई 571 AD की बात है, एनो डोमिनाई की बात है। इसमें हुआ क्या था कि ये जो रोमन थे ना, रोमन मॉन्क्स, यानी मॉन्क्स जो थे, रोमन मॉन्क्स,
ये इंग्लैंड में एंटर हुए थे। मॉन्क्स, मॉन्क्स क्या होता है अभी बता देता हूँ। रोमन मॉन्क्स और नन्स जो थे ये इंग्लैंड में एंटर हुए और टू प्रीच द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए रोमन मॉन्क्स, रोम के रहने वाले मॉन्क्स और नन्स जो थे, मॉन्क्स और नन मैं बता देता हूं कि इसमें दो, एक मॉन्क्स MONKS मॉन्क्स और एंड नन्स NUNS नन्स। ये मॉन्क्स और नन्स जो थे ये एंटर्ड हुए थे। कहाँ एंटर हुए थे? एंटर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड में एंटर्ड हुए टू प्रीच द, हम कह सकते हैं प्रीच, किसको प्रीच करने के लिए? ये क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए। अच्छा, ये मॉन्क्स और नन्स क्या है पहले देख लीजिए। मॉन्क्स ये वो थे कि ये इसमें चर्च में सबसे निचला दर्जा होता है, ये सबसे निचला दर्जा होता है चर्च में। ये क्या करते थे, ये जो रोमन मॉन्क्स आए थे ये चर्च में आए, ये लड़के हुआ करते थे, लड़के, और ये क्या करते थे, ये बस इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था किसके लिए? बस चर्च के लिए। कोई शादी ब्याह नहीं करते थे, कोई शादी कोई ब्याह नहीं, कोई मिलाप नहीं किसी से, बस कमारे रहते थे और अपने आप को चर्च के लिए वक्फ कर दिया था। चर्च के सारे काम करना, चर्च में जो कुछ भी है सारे काम, चर्च के सारे काम, मतलब अपने आप को डिवोटेड कर दिया था चर्च के लिए और कोई काम नहीं करते थे। ये कहलाते थे मॉन्क्स, इन्हें कहते हैं मॉन्क्स। मॉन्क्स की डेफिनेशन अब पता चली, हिस्ट्री पता चली, और ये कब की है ये मैं कह रहा हूँ 597 AD की बात है। ये इंग्लैंड में एंटर हुए थे। बेटा मैंने पहले कहा कि मैं एक एक बात पूरी वर्ड्स में नहीं लिख सकता यहाँ पर, ठीक है, मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, बाकी मैं अपने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आराम से वॉच कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ। तो ये मॉन्क और नन्स जो थे ना, मॉन्क्स मेल थे, ये मेल थे, ये वहां चर्च में दाखिल हुए और किसको प्रीच करने? क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए। पर और फिर क्या होता है, यही दर्जा मॉन्क्स का आगे बढ़कर पता है क्या करता है? मॉन्क्स, मॉन्क से बनता है क्लर्क, क्लर्क से बनता है, मैं आपको बता दूं, शायद मैं बोलूं, हाँ, मॉन्क से बनता है क्लर्क, क्लर्क से बनता है क्लर्जी, क्लर्जी से बनता है समनर, समनर से बनता, हाँ, समनर से बनता है आपका बिशप, बिशप से बनता आर्च बिशप, नहीं, समनर से बनता है पार्सन, पार्सन से बनता है पार्टनर, पार्टनर से बनता है बिशप, बिशप से बनता है आर्च बिशप, फिर आर्च बिशप के बाद जाकर बनता है पैपेट। समझ आई बात? तरतीब समझ आई? नहीं, एक मतलब फिर बता देता हूँ, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले क्या बनता है देखिएगा, मॉन्क से ये बनते क्लर्क, क्लर्क से बनते हैं क्लर्जी, क्लर्जी से बनते हैं समनर, समनर से ये बनते हैं समनर, समनर से बनते हैं ये पार्सन, पार्सन से बनते हैं पार्टनर, पार्टनर से बनते हैं बिशप, बिशप से बनते हैं आर्च बिशप, आर्च बिशप से बनते हैं ये के एबट, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे दर्जे हैं, तो एबट इनमें सबसे हाई क्लास दर्जा होता है। और एबट होता क्या है? एबट द हेड ऑफ द मोनास्ट्रीज होता है। अब मोनास्ट्रीज क्या है वही बताऊंगा। अच्छा, ये तो थे मॉन्क्स, ठीक है। इसी तरह थे नन्स, नन्स इनकी फीमेल गर्ल्स थी, लड़कियां थी जो यहाँ पर आई थी, वो भी चर्च की खिदमत करने के लिए। ये भी शादी भी कुछ नहीं करते थे, बस अपने इसमें चर्च की खिदमत में लग जाते थे, चर्च के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। ये थी आपकी क्या कहते हैं नन्स, नन्स और मॉन्क्स। क्लियर हुए? नन्स और मॉन्क्स। अच्छा, ये जो थी ना नन्स एंड मॉन्क्स, ये इन्होंने क्या किया था, छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गए थे और इन्होंने इबादत शुरू कर दी थी और जनाब जो है ये इबादत करते रहे। अच्छा, इबादत में इन्होंने क्या किया था कि रोमन थे, तो इन्होंने रोमन कैथोलिज्म और रोमन जो थी ना रिलीजन, मिथ और रिलीजन, इसको एंटर किया क्रिश्चियनिटी में। जाहिर सी बात है ये इबादत करते रहे। अच्छा, उस वक्त जब ये आए थे छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइडेड थे, उस वक्त जो था ना, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो पीरियड था वो एंग्लो सैक्सन पीरियड था। 597 की बात कर रहा हूं एडी की, एंग्लो सैक्सन पीरियड था।
एंग्लो सेक्सन का दौर था, एंग्लो सेक्सन का उरूज था यहाँ पर। ठीक है, फिर हुआ क्या कि जैसे जैसे ये लोग वहां आकर आबाद हो गए, मॉन्क्स एंड नन्स, तो इन्होंने वहां आकर पता है क्या कि साइड से बाद आए वहां पर इबादत के लिए था। अब इन्होंने इबादत के लिए एक चर्च बनाया, ठीक है ना, और उस चर्च का नाम रखा कैंटरबरी, द चर्च, कैंटरबरी चर्च। उसका नाम था CANTER, कैंटर, BURY, कैंटरबरी, CHURCH, चर्च, कैंटरबरी चर्च उसका नाम रखा। और दिस चर्च, कैंटरबरी चर्च, वाज द फर्स्ट चर्च इन इंग्लैंड। ये पहला चर्च था, ठीक है ना, जो यानी फर्स्ट चर्च था इंग्लैंड में। पहला चर्च इंग्लैंड में जो बना था वो ये कैंटरबरी चर्च बना था। इन्होंने एक चर्च बना लिया कैंटरबरी में, ठीक है ना। अब उस चर्च में इबादत शुरू कर दी। जाहिर सी बात है ये इबादत जो उस चर्च में कर रहे थे, एंग्लो सेक्सन के लोगों को इन्होंने वहां पर बुलाया, और बुलाने के बाद वहां पर अपनी जो रिलीजियस इनकी प्रीचिंग्स थी, तबलीग थी, वो उन्होंने शुरू की। जाहिर सी बात है ये एंग्लो सेक्सन के जो लोग थे, ये तबलीग उनके जो बड़े बड़े सरदार थे एंग्लो सेक्सन के, उनके खिलाफ थे। उन्होंने कहा ये तो हमारे दीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये तो हमें नहीं समझ आती। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया कैंटरबरी चर्च पर। उन्होंने कहा नहीं, ये चर्च हम बनने नहीं देंगे, अटैक किया। अच्छा, इस चर्च को बचाने के लिए जिस शख्स ने इस चर्च को, कैंटरबरी चर्च को बचाने के लिए जिस शख्स ने अपनी कुर्बानी दी, वो सबसे पहला शख्स था जो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में फर्स्ट मटायर था। मटायर बोलते हैं उनकी नज़म में, उनकी लैंग्वेज में शहीद, हम उर्दू में शहीद कहते हैं। फर्स्ट मटायर था who just sacrificed his life to just save the Canterbury Church। कैंटरबरी चर्च को सेव करने के लिए जिस शख्स ने कुर्बानी दी वो था सेंट बीकट। सेंट बीकट को जानते हैं, सेंट थॉमस बीकट पूरा नाम है उसका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हु फर्स्ट मार्टायर, सेंट थॉमस, THOMAS, थॉमस, BECKET, सेंट थॉमस बीकट। सेंट थॉमस बीकट जो था, इसने कुर्बानी दी इस चर्च को बचाने के लिए। सो अगर आपके एमसीक्यूज में कहीं पर कोई भी लिटरेचर में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि सेंट थॉमस बीकर जो था द फर्स्ट मार्टायर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का पहला मार्टायर जो था वो सर थॉमस बीकर था। मार्टायर, मार्टायर पढ़ते हैं, ठीक है, सुन लेते, ठीक। तो यहाँ पे समझ आया, तो कैंटरबरी चर्च बन गया और इसने अपनी कुर्बानी दी। फिर क्या हुआ कि मॉन्क्स और नन्स जो थे, इनका अब उरूज हुआ और इसकी कुर्बानी रंग लाई। जाहिर सी बात है जब कुर्बानी देते हैं तो कोई ना कोई रंग जरूर आता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अच्छा अब मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरे जहन से कुछ बातें निकल ना जाए इसलिए मैं ले रहा हूँ। मैंने ये थोड़े से नोट्स अपने यहाँ इस तरह तैयार किए हुए, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या हुआ कि इस शख्स ने जो फर्स्ट मार्टायर था, इसने जब कुर्बानी दी, जाहिर सी बात है कैंटरबरी चर्च जो था वो यानी कि बच गया और उसको सेफ्टी मिली। तो अब लोग क्या करते थे, अब देखिए नोट्स मैंने नीचे रख लिए, बस मेरे जहन में एक पॉइंट था, पॉइंट में देखने के लिए आपको मेंशन करना चाहता था, ठीक है। तो देख ले, अगर कोई ये समझता है कि जैसे सपोज मुझे नहीं आती चीजें, तो भाई आ जाए फेस टू फेस, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर भी जरूर उसको बताएंगे कि हम माशाल्लाह क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ाते हैं। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है अपने ऊपर, बस क्या करें, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला हमें गुरूर तकब्बुर से बचाए। मैं डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म दे और गुरूर की इस लानत से बचाए, इल्म की नेमत से नवाजे इंशाल्लाह। तो हुआ क्या कि अब लोग जो थे ना, इन्होंने क्या किया, मॉन्क्स एंड नन्स ने थॉमस बिकेट की कब्र जो थी ना, उसी कैंटरबरी चर्च में बना दी, ठीक है। कंट्री चर्च यार्ड हो गया, उसके सहन में उन्होंने उसकी कब्र को बना दिया।
अब लोग क्या करते थे, सेंट पिकेट के लिए क्या करते, उसके कवर पर आते फातह खानी वगैरह उनके जो होता है सिलसिला वो करते, और उस पर सोने वगैरह, सोने जेवरात और बहुत सारी चीजें जो उस पर चढ़ाते। तो ये चीज जो चर्च था ना, अब ये चर्च जो है ना नामवर हो गया, और इस चर्च की बड़ी इंपॉर्टेंस है सर थॉमस बिकेट की वजह से, ठीक है। और यही चर्च जो था सर थॉमस बिकेट की कबर पर जब उन्होंने ये सब चीजें चढ़ाने लगे, वहां नाम हुआ, लोग आने लगे, तो क्या हुआ, ये एक अच्छा चर्च बन गया। अब लोग दूर दूर से इस चर्च में आते और जो है क्या कहते हैं, वो अपने अपने यानी कि मुरादें वगैरह पूरी करवाते, वहां पर आते, मतलब ये कि एक श्राइन बन चुका था उनका, एक तरह से टॉम बन चुका था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हाँ, तो कैंटरबरी चर्च था ना, उसकी सुपरविजन, जाहिर सी बात है कैंटरबरी चर्च की सुपरविजन के आसपास के गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई अब जो है एक चर्च जो है वो अलग से ओपन किया जाए, क्योंकि लोग दूर दूर से आते थे, अब वो इतनी दूर आ नहीं सकते थे, जाहिर से सारे तो नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने एक परमिशन ली, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि चर्च जो है वो हम एक चर्च जो है वो ओपन करते हैं। कहाँ ओपन करते हैं, अपने अपने गांव में करीब ही एक चर्च ओपन कर लेते हैं, और इन चर्चेज में रोमन और मॉन्क्स जो होंगे ना वो इसकी देख रखवाली करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी इबादत के लिए वहां पर जो है क्या कहते इबादतें शुरू कर दी, और एक चर्च बनाया, अपने कम्युनिटी बना ली। तो इसको कम्युनिटी कहा गया, वहां से फिर एक कम्युनिटी बन गई पूरी, और एक कम्युनिटी चर्च बन गया उनका, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जिसमें जो मेन चर्च था वो कैंटरबरी चर्च था, और तमाम चर्चेस जो थे वो मॉनिटर कर रहा था। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने क्या किया कि अब इतनी दूर एक चर्च में तो नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट गांव देहातों में, विलेजेस में चर्च बना दी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस चर्च को जो मॉनिटर करेगा वो कैंटरबरी चर्च होगा, जो भी मॉनिटर करेगा उन चर्चेस को वो कैंटरबरी चर्च कहलाएगा, और यही उसकी यानी मॉनिटरिंग करेगा। बात यह हो गई। फिर हुआ ये कि पूरी कम्युनिटी बन गई, और इस कम्युनिटी को जब यानी ऐसा हुआ कि जब चर्च बनाए ना अलग अलग जगह पर, तो एक कम्युनिटी बन गई, और एक कम्युनिटी में नन्स और ये सब मिलाकर वहां पर भेज दिए गए, और एक पूरी कम्युनिटी में, उन कम्युनिटी का जो हेड चर्च था वो कैंटरबरी था। तो जनाब इस कम्युनिटी को जो कहा गया, उसकी जो कम्युनिटी की रखवाली कर रहा था, उस कम्युनिटी को उन्होंने एक कम्युनिटी बन गई, और इस कम्युनिटी को जो उन्होंने कहा वो बताया क्या, उन्होंने इसको कहा मोनास्ट्री। इस कम्युनिटी का जो नाम रखा, जो COMMUNITY कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का जो नाम दिया वो बन गया मोनास्ट्री, MONES मोनास्ट्री, मोनास्ट्री इसका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। अब इस कम्युनिटी का नाम बन गया मोनास्ट्री। अब ये जो थी ना मोनास्ट्री, ये क्या थी, ये सुन लीजिए, अ क्रिश्चियन कम्युनिटी वर्किंग अंडर रोमन कैथोलिक चर्च। अब इस मोनास्ट्री, ये जो मोनास्ट्री थी ये क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, लेकिन वर्किंग अंडर द रोमन रिलीजन। किसके अंडर दी, किसके काम कर रही थी, अंडर द रोमन कैथोलिक चर्च। अब रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ये काम कर रही थी। इस मोनास्ट्री का जो हाईएस्ट प्रीस्ट होता है वो एबिट कहलाता है। अब सुनिएगा, ये जो मोनास्ट्री थी ना, इन मोनास्ट्री का जो हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट प्रीस्ट, PRIEST हाईएस्ट प्रीस्ट of these these monasteries, MONASTRIES monasteries is called CALLED is called abbot। अब समझ आया एबट है क्या चीज, ABBOT एबट। इस मोनास्ट्री का जो हेड है
उसको ही तो चर्च कहते हैं। मोनास्ट्री क्या है ये भी समझ आ गया होगा। बुक में इसका लिखा हुआ है एबट का, कि एबट जो है वो मोनास्ट्री यानी कि हेड ऑफ मोनास्ट्रीज है। तो हेड ऑफ मोनास्ट्रीज, तो मोनास्ट्रीज क्या है, एक कम्युनिटी मैं स्पेल सही कर देता हूँ, कम्युनिटी COMMUNITY, ये कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी बनी थी उसको मोनास्ट्री कहते थे। अच्छा कम्युनिटी क्या है मतलब फिर बता देता हूँ कि ये अलग अलग ग्रुप में इन्होंने क्या किया थे, चर्च बना लिए थे डिफरेंट, उनकी कम्युनिटी बना दी थी, उन कम्युनिटी को कहते थे मोनास्ट्री। उन तमाम मोनास्ट्री का जो हेड होता था, हाईएस्ट प्रीस्ट जो होता था वो होता था एबट, इसलिए एबट ये है। और कैंटरबरी मैंने आपको बिल्कुल डिफाइन कर दिया। तो एबट ऑफ कैंटरबरी का ये बैकग्राउंड यहां तक समझ आया बच्चों, माय डियर व्यूअर्स, समझ आया है कुछ एबट ऑफ कैंटरबरी, ठीक है। बेटे बड़ी मेहनत करके लिटरेचर से और बहुत से लोगों की हेल्प से मैंने चीजें निकाली हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मोनास्ट्री समझ आ गया, एबट समझ आ गया, मॉन्क समझ आ गया, नन्स क्या थे, कैंटरबरी क्या था, बैलेट क्या था, ये अभी हम इसका बैकग्राउंड है। एक और बहुत अजीब और गरीब बैकग्राउंड है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। शायद आप जो है इस चीज को सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही आप पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अल्लाह ने चाहा तो। वो पॉइंट मेरे जहन में भी आ रहा है। द हेड ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द मोनास्ट्री जो होता है वही तो होता है एबट। और ये जो हेड ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द मोनास्ट्री होता है, अगर इससे बड़ा कोई ओहदा होता तो वो पॉप का होता था। अगर इससे बड़ा कोई ओहदा होता था तो अब वो पॉप का होता था। एबट से बड़ा कोई अगर ओहदा होता तो वो पॉप का होता था, जो रोमन पॉप होता था। और रोमन पॉप में रोमन जो था वो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन को कंट्रोल करता है। अच्छा रोमन जो होता है ना पॉप, वो रोम में बैठकर पूरी दुनिया के जितने भी क्रिश्चियनिटी हैं, उनके चर्च वगैरह हैं, जो भी है रिलीजन, उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है। वो कहलाता है पॉप। पॉप इनमें इससे भी बड़ा होता है, ठीक है ना। आ रही बात समझ। फिर एक और पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन कर दो, एबट एक ऐसा ओहदा होता है जिसने प्रोमोट होकर चांसलर बनना होता है। एबट के बाद चांसलर आता है, चांसलर के बाद फिर किंग बनता है। ध्यान रखिएगा, एबट ही होता है जिसने आगे बढ़कर चांसलर बनना होता है और चांसलर के बाद फिर किंग बन जाता है बंदा। ये है वो ओहदा। एबट इतना बड़ा होता है, चांसलर होता है, जो कि यूं कह सकते हैं कि किंग का वजीर होता है, यूं कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, चांसलर जो होता है ना, वो चांसलर ऑफ द किंगडम इज एबट इन फ्यूचर। अब देखिए द नेम ऑफ द एबट, ये बताता चलूं आपको, द नेम ऑफ द एबट ऑफ कैंटरबरी इज, ये अपने जहन में रखिएगा। ये जो कैंटरबरी एबट है ना, इसका नाम आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद आपको ना पता हो। इस एबट का नाम क्या है? The name of the abbot of Canterbury, the name of the abbot is the NAME, name of the abbot, ABBOG, abbot of Canterbury। जो abbot of Canterbury है CANTERBURY, bury। The name of the abbot of Canterbury is, सुनने के लिए तैयार हैं? बता दूं क्या है abbot of Canterbury का नाम? सेंट, सेंट से शुरू होता है, ST लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, सेंट, सेंट स्टीफन, STEPHEN। अच्छा कुछ बुक में सेंट स्टीफन भी लिखा, वो भी लिख देना, सेंट स्टीफन लैंगटन, LANG, LANGTON, लैंगटन। सन स्टीफन लैंगटन इस एबट का नाम है, अपने जहन में याद रखिएगा, सर स्टीफन लैंगटन। कुछ बुक में और हिस्ट्री में स्टीफन भी लिखा है, दोनों सही है, गलत नहीं। अगर कोई इसको STE स्टीवन लिखता है तो ये भी नाम है, और ये सर स्टीफन लैंगटन इसका नाम है। ये अगर वहाँ लैंगटन, सर स्टीफन लैंगटन, ये यहां तक बात समझ आई, ठीक है। तो ये एबट ऑफ कैंटरबरी की थोड़ा सा बैकग्राउंड। चलिए एक बात और, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सुना दूं या यहीं पर खत्म कर दो अपना लेक्चर? जी बताइए। चलिए इंशाल्लाह आप कमेंट्स में कहेंगे, बताएंगे। एक पॉइंट और शेयर कर देता हूं आपको यहाँ पर, इसमें बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बात,
देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पीरियड है जो 1189 से शुरू होता है और 1199 पे। मैं इसी बैकग्राउंड में आता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। एक पीरियड और आ रहा है, जरा सुनिएगा, देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आए। थोड़ी सी वीडियो मेरी लेंथी हो गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा पुर असर होगी। इस पूरी वीडियो को और से सुनिएगा। ऐसा प्यारा लेक्चर इंशाल्लाह आपने पहले नहीं सुना होगा और आपके लिए बड़ा ही कारामद होगा। ठीक है, आइए मैं एक बात जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक पीरियड है 1189 से लेकर 1199 तक। ये 10 साल का एक पूरा दौर है, ठीक है ना, 10 इयर्स का एक पीरियड है। इस पीरियड में क्या हुआ है कि पूरे इंग्लैंड में, कि इस पीरियड में यानी पूरे इंग्लैंड में कितनी 106 मोनास्ट्रीज थी। 106 यूं लिख देता हूं मैं। इस पूरे पीरियड में इंग्लैंड में 106 मोनास्ट्रीज थी। MONAST मोनास्ट्रीज, TERIS मोनास्ट्री, TERI 106 मोनास्ट्रीज थी इस पूरे पीरियड में। 10 साल के अरसे में, पूरे पीरियड में। और यूं ही समझ लीजिए कि हर मोनास्ट्री का एक एबिट होता था, तो तकरीबन 106 एबिट्स थे। ABBOT एबिट्स, 106 एबिट्स थे भाई। 106 मोनास्ट्री थे तो 106 एबिट्स थे। ठीक है, अच्छा ये जो दौर है, इस दौर में बात क्या है जरा सुनिएगा। एक है यहाँ पर 1189 में ये है, और 1199 तक ये बात है कि एक किंग था, द किंग रिचर्ड, ठीक है ना। अच्छा, किंग रिचर्ड वन, द सन ऑफ किंग हेनरी। किंग रिचर्ड वन ने, और दूसरा था प्रिंस जॉन। ये दोनों भाई थे। एक था किंग रिचर्ड वन, में लिख देता हूँ KING, किंग RICHARD, रिचर्ड वन, किंग रिचर्ड वन था। और दूसरा था प्रिंस, PRINC, प्रिंस जॉन, JOHN, प्रिंस जॉन। अच्छा, ये दोनों ना भाई थे, किंग रिचर्ड वन। अच्छा, ये दोनों बेटे किसके हैं याद रखिएगा। ये दोनों के वालिद का नाम है सर, यानी हम ये कह सकते हैं ये है सन ऑफ, ये दोनों सन्स ऑफ किसके, किंग, सन्स ऑफ किंग हेनरी, HENRY, किंग हेनरी के बेटे हैं दोनों। ठीक है, सन्स को मैं सही कर दूं, सन्स ऑफ किंग हेनरी। किंग हेनरी के बेटे किंग रिचर्ड और प्रिंस जॉन। अच्छा, प्रिंस जॉन अपने आप को प्रिंस जॉन कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है कि ही वाज नॉट अ किंग। अभी देखिएगा, प्रिंस जॉन कॉल्ड किंग, प्रिंस जॉन तो अपने आप को किंग कहलाता था, जाहिर सी बात है। इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके अपने बाप किंग हेनरी को कत्ल कर दिया। दोनों भाई, बेटे दौलत का नशा, बेटा इसका तख्त का नशा बड़ा अजीब होता है। इन दोनों ने मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दिया और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि 10 साल तक मैं किंगशिप करूंगा और 10 साल के तक तुम करोगे। तो ये 1199 से लेकर 1110 से लेकर ईयर, तो 10-10 साल के इन्होंने डिवाइड किया। तो हुआ क्या, तो इसमें था किंग रिचर्ड जो था ना, किंग रिचर्ड और जॉन प्रिंस, ये दोनों भाई थे। इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बाप को कत्ल करते थे, दोनों ने यही किया और 10-10 साल दोनों हुकूमत करेंगे, इन्होंने ये फैसला कर लिया। फिर हुआ क्या, पहले 10 साल की हुकूमत तो उसने जो थी 1199 से 1189 से लेकर 1199 को खत्म हो गई। तो उसमें जो था ना किंग रिचर्ड बादशाह था। इसके बाद प्रिंस जॉन की हुकूमत आई। इस दौरान प्रिंस जॉन जो था, इसने पता है क्या किया, प्रिंस जॉन जो था 10 साल के बाद जब प्रिंस जॉन की हुकूमत आई तो इसने जो है क्या कहते हैं किंग बना। तो उस वक्त बैतुल मुकद्दस, जिसे हम कहते हैं यरूशलेम, जेरूशलेम भी कहते हैं, यरूशलेम भी कहते हैं, उसमें जंग छिड़ गई। अच्छा, जब उसमें जंग छिड़ी ना, तो उस वक्त वहां पर क्या कहते हैं ईसाइयों में और मुसलमानों में बड़ी जबरदस्त जंग हो गई। ईसाइयों की जानिब से जो था वो रॉड्रिक और किंग रिचर्ड था, किंग रिचर्ड और उसका जनरल रॉड्रिक था।
और इधर मुसलमानों में जो था वो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, ठीक है। और ये जंग जो थी ये कहलाती थी क्रोसेट, ठीक है ना, क्रोसेट सलेबी जंग जिसे हम कहते हैं, ये सलेबी जंगें छिड़ गई थी, ठीक है। ये मामला पे चलते रहे। इसमें से किंग प्रिंस जो कि इसमें जिक्र है, जिसके बारे में जो किंग जॉन खिलाता था अपने आप को, ठीक है ना, वो जॉन द प्रिंस था, बाद में किंग बन गया था, इन लोगों ने ऐसा किया था। तो एबिट ऑफ कैंटरबरी आपको पता चला कि क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या है। अभी और भी बहुत कुछ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैंने कोशिश की यहाँ तक इसको समअप करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा लेक्चर। अभी बहुत बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात। बहुत लेंदी हो रही है वीडियो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में समअप कर दूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, शाद रहिए, आबाद रहिए।